हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो बेस्ड हैं स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। चलिए तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? ये एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा और कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसकी कहानी को समझते हैं। 1962 में इनकोस्पार एक कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जो कि हमारे तत्कालीन यानी फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। और ये जिस विभाग के अंतर्गत कार्य करती थी उसका नाम है परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इनकोस्पार के एस्टेब्लिशमेंट में जो मुख्य योगदान है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई। बाद में इसी इनकोस्पार को इसरो के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। और इसका अगर हम पुराना नाम देखेंगे, ओल्ड नेम देखेंगे, तो इनकोस्पार, यानी इनकोस्पार जो 1962 में स्थापित हुआ था, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया इसरो में। अब इसकी कहानी क्या रहती है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। ये जो इनकोस्पार है, इनकोस्पार के द्वारा ही केरल के, जो हमारा केरल स्टेट है, केरल के थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। कहां पर? थुम्बा में। जिसका नाम क्या है? उस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम था टल्स। इसका फुल फॉर्म था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो टल्स की स्थापना की गई कहां पर? केरल में। 1963 में की गई थी स्थापना, 1963 में। ठीक, तो थुम्बा कहां पर है? थुम्बा केरल में है, विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय इनकोस्पार। इनकोस्पार क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको बाद में 15 अगस्त 1969 में इसरो से रिप्लेस कर दिया गया। और वर्तमान में जो इसरो है, इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। बंगलुरु विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। और यह एक वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस एजेंसी है। ये जिस विभाग के अधीन रहकर कार्य करती है वो है अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1972 में हुई, 1972 में हुई। और दोस्तों, ये जो अंतरिक्ष विभाग है, ये डायरेक्ट अंडर होता है पीओएम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है हमारा, यानी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है ये अंतरिक्ष विभाग। ठीक, इसी इसरो के द्वारा 1975 में आर्यभट्ट नाम के सैटेलाइट का लॉन्च किया गया था। जो आर्यभट्ट है, यही आर्यभट्ट भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह माना जाता है, सैटेलाइट माना जाता है, जिसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर है? तो ये इसरो और इनकोस्पार के बारे में बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन हुई। दूसरा, अब ये क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू स्पेस वाज भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो अभी हमने देखा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है ना? आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था देखेंगे? 19 अप्रैल 1975 को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। क्लियर है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इंडिया एंटर्ड स्पेस एज बाय लॉन्चिंग भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट, एप्पल और अग्नि। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को हम जो अंतरिक्ष में भारत ने अपना कदम रखा था, वो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण, आर्यभट्ट को लॉन्च करके ही रखा था। 19 अप्रैल 1975, ये डेट आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, अभी हमने देखा 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। एमपीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज अ पीरियड ऑफ 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर, 24 आवर। एक भूस्तर उपग्रह का काल होता है। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक भूस्तर उपग्रह क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्बिट क्या होती है, कक्षाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी के चारों ओर आपको जो ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्बिट है, जिसमें जो पहली कक्षा है ये कहलाती है LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। सेकंड जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है, ये है हमारी MEO यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और जो सबसे बड़ी आपको कक्षा दिखाई दे रही है कहलाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको GSO बोलते हैं। साथ में दो एंगुलर डिस्टेंस पर होती है, जैसे एक ये है पोलर ऑर्बिट यानी कि ध्रुवीय कक्षा, और ये हमारा रहा GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये कुछ कक्षाएं होती हैं। अब सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि कक्षाएं क्या होती हैं। तो किसी पिंड की कक्षा वह बंद परिपथ है जिस पर चलकर कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित उपग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ बॉडी इज क्लोज्ड सर्किट अलोंग विच एनी नेचुरल और मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इट। यानी कि कोई भी मानव निर्मित या प्राकृतिक उपग्रह जिस पथ पर चलकर किसी ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, उसको हम कक्षा कहते हैं। और कक्षा दो प्रकार की होती है, एक ऊंचाई के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर होती है लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और अभी हमने देखा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और कोण के आधार पर देखेंगे तो पोलर होती हैं, इंक्लाइनर होते हैं और इक्वेटोरियल होती हैं। अगर हम कक्षाओं का आकार देखेंगे तो कक्षाएं गोलाकार भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं, और एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती हैं। अब इन्हीं कक्षाओं को हम एक एक से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि सैटेलाइट रिवॉल्व कैसे करता है। तो देखिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की एक कक्षा है। इस कक्षा में ये सैटेलाइट परिक्रमा लगा रहा है। तो सैटेलाइट परिक्रमा लगाता है, जो चारों ओर घूमता है पृथ्वी के, उसके लिए दो फोर्स काम करते हैं, एक लीनियर वेलोसिटी और एक ग्रेविटेशन फोर्स। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? जो सैटेलाइट को एक रैखिक, एक लीनियर पाथ पर लेके जाती है, यानी एक सीधे मार्ग में लेके जाती है। और ग्रेविटेशन फोर्स एक आकर्षण बल है जो पृथ्वी के नीचे की ओर खींचता है किसी भी बॉडी को। तो अगर हम पहला जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेटर देन टू लीनियर वेलोसिटी है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा है रैखिक वेग से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यानी कि बाहर ले जाने वाला, यानी सीधी रेखा में चलाने वाला जो बल है वो कम है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो ऐसी स्थिति में जो सैटेलाइट है पृथ्वी की सतह पर गिर जाएगा, तो फॉल डाउन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर गिरेगा। सेकंड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? जो लीनियर वेलोसिटी है ये हमने हाई कर दी है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान कम है और लीनियर वेलोसिटी का मान ज्यादा है। तो आप देखेंगे ये लीनियर वेलोसिटी इस सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से क्वाइट कर देगी, बाहर लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? आउट फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा। यानी इस स्थिति में भी जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमेगा और इस सिचुएशन में भी नहीं घूमेगा। जो हमारी लास्ट कंडीशन है, इसमें क्या किया हमने? बैलेंस कर दिया। जितना ग्रेविटेशन फोर्स है उतना ही हमने लीनियर वेलोसिटी रखा, और ऐसी स्थिति में ना ही ये सैटेलाइट नीचे आएगा और ना ही ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर जाएगा, और ये अनंत काल के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता रहेगा। तो रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगाता है। तो अगर हमें किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कराना है तो उसकी पहली शर्त है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स और लीनियर वेलोसिटी है उनका मान इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट है, कक्षा है, जिसमें ये सैटेलाइट इसकी परिक्रमा कर रहा है। अब यहाँ पे दो फोर्स देख रहे होंगे, इस सैटेलाइट को पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है अपनी ओर, और साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये सर्कुलर वृत्तीय गति कर रहा है, जिसकी वजह से बाहर की ओर एक सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। इन दोनों की वैल्यू जब बराबर हो जाती है तभी ये सैटेलाइट इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी याद रखना है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब समझ लेते हैं हम ये कक्षाएं हैं। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से सैटेलाइट परिक्रमा लगाते हैं और धीरे धीरे ये कक्षा को चेंज करते चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा है जहां पर जाना है, और ये वो मूवमेंट हो रहा है, और देखेंगे आप ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑर्बिट में, और किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर ये परिक्रमा लगाने लगेगा। मान लीजिए हमें चंद्रमा पर, ये हमारे चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है और चंद्रमा की कक्षा में हमें सैटेलाइट भेजना है, तो कुछ इसी टाइप से जाएगा। तो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से देखो सैटेलाइट ने घूमना शुरू किया और ये कक्षा धीरे धीरे चेंज करता रहेगा, ऑर्बिट अपनी चेंज करता रहेगा, और एक समय बाद ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा? मून की ऑर्बिट में। ये देखिए यहाँ पर कर गया चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। तो कुछ इस टाइप से हम सैटेलाइट अपने पृथ्वी की अन्य कक्षाओं में और अन्य उपग्रहों पर भेजते हैं। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट हम देखेंगे अब लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है उसकी ऊंचाई होती है 180 से 2000 किलोमीटर, और इस कक्षा में जो मौजूद उपग्रह होते हैं वो 90 से 180 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, है ना। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 90 टू 180 मिनट्स। ये जो कक्षा है ये पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है, तो पासेस थ्रू द पोल्स ऑफ द अर्थ। और इस कक्षा में अनुसंधान के कार्य वाले सैटेलाइट, सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग और जासूसी करने वाले जो उपग्रह होते हैं, स्पाई सैटेलाइट होते हैं, वो इस LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किए जाते हैं। दूसरा हमारा ऑर्बिट है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा। इसकी ऊंचाई है 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर। इसमें पाए जाने वाले जो उपग्रह हैं वो 6 से 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और इसका यूज होता है नेविगेशन में, ठीक है ना। नेविगेशन जितने जो GPS वगैरह होते हैं वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में लगाए जाते हैं, यानी कि 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और लास्ट है GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। ये 35,780 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है। इसमें पाए जाने वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 24 आवर। जैसे कि इसमें जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं वो इनसैट, जीसैट या संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि भू स्थिर कक्षा में लगाए जाते हैं। तो ये कक्षाएं कक्षाएं क्या होती हैं, कक्षाओं के प्रकार, हमने ये सारी चीजें देखी। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो which of the following diagram represent the most accurate part of geostationary satellite in space? नीचे दिए हुए आरेखों में कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ को अधिकतम सही निरूपित करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भूतुल्यकाली कक्षाएं होती हैं वो होती हैं सर्कुलर, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है। भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है, जो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किए गए यहाँ पर, जैसे कि ABCD, और यानों को बनाने का सही कालक्रम पूछा है, यानी कि वो टाइम पीरियड पूछ रहा है कि ABCD का जो टाइम पीरियड है वो किस टाइप से होगा। तो अब समझते हैं इसको अपन अच्छे से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, पहले थ्योरी देखेंगे। देखिए, प्रक्षेपण यान तकनीक समझ लेते हैं पहले। लॉन्चिंग व्हीकल क्या होते हैं? उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए निर्मित रॉकेट, यानी रॉकेट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को अगर हमें अंतरिक्ष तक भेजना है तो जिन विमानों का यूज किया जाता है उनको हम रॉकेट या प्रक्षेपण यान कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? डिलीवर द सैटेलाइट इनटू पर्टिकुलर ऑर्बिट, उपग्रह को एक नियत कक्षा तक पहुंचाना। अब ये हमारा एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, लॉन्चिंग व्हीकल में सबसे आगे जो होता है उसको बोलते हैं अपन नोज पिन। नोज पिन में ही सैटेलाइट रखे जाते हैं। उसके बाद होता है गाइडेंस सिस्टम, दिशा निर्देश प्रणाली, जो कि अर्थ के सेंटर यानी जो पृथ्वी पे अपना इसरो है वो इसको कंट्रोल करता है। देन एक बॉक्स होता है इसमें फ्यूल का, जिसमें ईंधन भरा होता है, फिर इसमें ऑक्सीडाइजर होते हैं, और लास्ट में इंजन होता है, और यह टेल फिन जो इसमें संतुलन बनाने का काम करता है। तो एक रॉकेट में या लॉन्चिंग आपका जो व्हीकल है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो आपको तीन कैटेगरी में दिखाई देने को मिलेंगे। एक हिस्टोरिक, जिसमें हम SLV ASLV की बात करेंगे। फिर प्रेजेंट इन सर्विस, जो वर्तमान में उपयोग में, जैसे PSLV GSLV और GSLV MK3। और अंडर डेवलपमेंट, जो अभी मतलब विकासशील अवस्था में है, जैसे RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसको हम बोलते हैं। अब एक एक से इन लॉन्च व्हीकल को हम समझते हैं। जैसे पहला है हमारा SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण यान। वर्तमान में ये रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, यानी अभी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इनका जो निर्माण किया गया था वो केवल एक प्रायोगिक तौर पर, यानी कि हमें केवल जो एक्सपेरिमेंट करने थे उनके लिए इनका निर्माण किया गया था। ये भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल माना जाता है, यानी सबसे पहले लॉन्चिंग व्हीकल बनने के क्रम में हमने क्या बनाया? SLV, फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी वाले लिखेंगे उपग्रह प्रक्षेपण यान। 18 जुलाई 1980 को इसको डिजाइन किया गया था, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने वाला देश बना, भारत जो बना है वो छठवां देश बना, यानी अंतरिक्ष क्लब में पहुंचने वाला भारत छठवां देश बना था। इससे पहले अन्य जो 5 देश थे जो अंतरिक्ष क्लब का हिस्सा है उनमें है रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना। चाइना के बाद भारत छठवां देश बना अंतरिक्ष क्लब का। जो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया था इसमें 4 चरणों में ईंधन था, और चारों के चारों चरणों में सॉलिड फ्यूल था। अब समझते हैं 4 चरण क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक लॉन्च व्हीकल है, ठीक, पूरा। ये हमारा एक लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल में कुल कितने चरण बनाए गए? 4 चरण, ठीक है। इस प्रकार से 4 स्टेप थे इसमें। ये कहलाएगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 चरणों में ये बनाया जाता है, और चारों के चारों चरणों में
जो फ्यूल था वो कैसा था? सॉलिड, यानी कि ठोस ईंधन था इसमें। उस ठोस ईंधन का नाम क्या था? HTPV। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉलिड फ्यूल का नाम क्या है? ये क्या है? फ्यूल, यानी कि ईंधन है ये। और इस सॉलिड ईंधन का नाम क्या है? HTPV। और फुल फॉर्म क्या है इसका? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। ये सॉलिड फ्यूल है जिसका उपयोग SLV में किया जाता था। क्लियर है? दूसरा, ये LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को लेके जाता था। इसका जो पेलोड क्षमता थी वो 40 किलोग्राम थी, यानी 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लेके जा सकता था। और इसके द्वारा जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए थे उनका नाम है रोहिणी सैटेलाइट। तो रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था बाय SLV। तो ये हुआ SLV के बारे में सारी बातें। उसके बाद आया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों ये जो 4 चरणों में है SLV, अगर हम SLV में एक चरण और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये 5 चरणों वाला था। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाता था। वर्तमान में ये भी रिटायर्ड है और इसकी पेलोड क्षमता थी 150 किलोग्राम। ठीक, ये दोनों ही वर्तमान में यूज में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले SLV आए, SLV के बाद ASLV। ध्यान रखेंगे दोस्तों, SLV को हम फर्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इनको। ठीक, और ASLV को बोलते हैं हम सेकंड जनरेशन, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के। ठीक है, अब जो हमारा आता है वो है PSLV, इसको हम थर्ड जनरेशन के सैटेलाइट कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। PSLV, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात ध्रुवीय प्रक्षेप उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसको हम थर्ड जनरेशन का SLV कहते हैं। इसने पहली उड़ान अपनी 20 सितंबर 1993 को भरी थी। इसने फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो 20 सितंबर 1993 को फ्लाइट किया था। यह इसरो का सफलतम प्रक्षेपण यान माना जाता है ना। मोस्ट सक्सेसफुल रेट है इसका PSLV का। और इसमें 4 स्टेजेस होते थे, जिनमें से पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन HTPV होता था, और दूसरे और चौथे चरण में स्टेज में UDMH, जो कि एक लिक्विड फ्यूल है, वो होता था। तो इसको अपन डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें कुल कितने स्टेजेस होते थे? 4 स्टेजेस। पहला, दूसरा, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा स्टेज। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पहला और तीसरा स्टेज है उसमें है HTPV। इसमें कैसा ईंधन है? सॉलिड HTPV। ठीक है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और जो चौथा और दूसरा स्टेज है इसमें है लिक्विड, उसका नाम क्या है? UDMH। इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, या इसी को मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजर के रूप में यहाँ पर काम करता है। तो पहली बार जो लिक्विड फ्यूल है वो PSLV में यूज हुआ। और ध्यान रखेंगे, इसका मैक्सिमम सक्सेस रेट है इन दी वर्ल्ड। PSLV, PSLV मुख्यतः 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। PSLV-G मतलब जेनेरिक, PSLV-CA मतलब कोर अलोन, और PSLV-XL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। इनकी जो पेलोड पावर है वो 1750 किलोग्राम और 1425 किलोग्राम है। यानी अगर आप SSPO ऑर्बिट में लेके जाओगे तो 1750 किलोग्राम ये वेट लेके जा सकता है, और GEO ऑर्बिट में जाते हो तो 1425 किलोग्राम ये वेट लेके जा सकता है। अब क्या है SSPO? SSPO है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यानी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में लेके जाता है। और GEO या GTO, जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जो अभी डायग्राम में देखा था, वहां तक ये 1425 किलोग्राम वेट को लेके जा सकता है। और दोस्तों, PSLV के द्वारा ही कार्टोसेट सीरीज के, रिसोर्स सेट सीरीज के, चंद्रयान, मंगलयान जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तो ये हमारा PSLV के बारे में जितनी भी बातें भी तो हमने डिस्कस किया। अब PSLV के बाद आता है हमारा GSLV। GSLV का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको बोलते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका डेवलपमेंट विकास 2001, और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 3। पहली स्टेज में PSLV के समान होते हैं, मतलब इसमें जो पहली स्टेज में होता है वो उसमें होता है HTPV। इसमें 4 स्टेप ऑन मोटर लगे होते हैं। ये जो आपको देखना है ये स्टेप ऑन मोटर है, और इसमें HTPV भरे होते हैं। साथ में स्टेज 2 में आपको विकास इंजन देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड फ्यूल है, और स्टेज 3 में आपको क्रायोजेनिक इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें
LH2 और LOX का यूज करते हैं, यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और जब भी क्रायोजेनिक वर्ड आ जाए, ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को डिनोट करता है, जिसमें आप लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर देखेंगे माइनस के 253 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर लिक्विड ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो माइनस के 183 डिग्री सेल्सियस है। तो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसके स्टेज 3 में, स्टेज 2 में होता है लिक्विड, और स्टेज 1 में होता है HTPB। इसके अभी तक दो संस्करण, दो एडिशन आए हैं, मार्क 2 और मार्क 3। और मार्क 3 को मास्टर रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। इसका पेलोड है, अगर लो अर्थ ऑर्बिट तक जाते हो तो 8000 किलोग्राम, और GTO तक जाते हो तो 4000 किलोग्राम लेकर ये जाता है। तो ये अभी तक के हमारे लॉन्च व्हीकल हुए। अब हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है, ABCD यानों को बनाने का सही क्रम क्या है? तो हमने देखा सबसे पहले क्या आए थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आए, SLV। उसके बाद आते हैं ASLV, ASLV के बाद आते हैं PSLV, और PSLV के बाद आते हैं GSLV। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CBAD। और CBAD किस में राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीरीज का। ये वही रहा, SLV 10 अगस्त 1969 ये ASLV 24 मार्च 1987, PSLV 20 सितंबर 1993, और GSLV 18 अप्रैल 2001। ये इनका सही क्रम है, तो आप एक बार इनको देख सकते हैं। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। तो थुम्बा के बारे में मैंने बताया था, ये केरला में सिचुएटेड है, और इसकी स्थापना हमने बताया था इनकोस पार के द्वारा हुई थी। इनकोस पार कब, थुम्बा का जो रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है वो 1963 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया विद थ्योरी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।